لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريक لك। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप सबको उम्रा हज सीरीज में खुश आमदीद। हज के से रिलेटेड आज हमारी आखिरी क्लास है, लेकिन थ्रू आउट जब तक इंशाल्लाह ताला इस साल का हज नहीं हो जाता तब तक मैं अवेलेबल रहूंगी आप लोगों के लिए। तो जब कभी कोई कुछ पूछना हो, किसी भी किस्म का सवाल, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस जो जो मेरे जहन में आई हज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। खासकर जब मैं बिदअत से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करूंगी वो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों को हम बहुत कुछ करते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें समटाइम्स लगने लगता है कि ये अमल शायद हम करेंगे तो अच्छा होगा, बट वो गलत होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब जब मेरे जहन में आई तो मैं उनकी वीडियोस बना के इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। बाकी हज से रिलेटेड हमने डिटेल से सेशंस तो कर लिए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी जो उस दिन मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। वो है हज का आखिरी रुकन, जिसे कहते हैं तवाफ़े विदा। वो ज़रूरी होता है, वो हज का रुकन होता है। ठीक है, उसके बारे में आज बात करनी है। और इसके अलावा एक बात और थी कि ये जो तस्बीह मैं हर दफ़ा आपके सामने रखती हूँ, ये तस्बीह नहीं है, इनफैक्ट तकबीर है ये। तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीर है आप सब जानते होंगे, वाकिफ होंगे इससे। ये तकबीर हम जो लोग हज पे नहीं भी जा रहे होते वो भी 9 जिलहज से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा एटलीस्ट पढ़ा करें। तो वहां पे जो लोग हाजी होंगे वो तो लाजमी पढ़ें इसे। ठीक है, हर फर्ज नमाज के बाद एटलीस्ट एक दफा जरूर पढ़नी है। ये ईद पे भी आपको याद होगा ना, जो लोग खासकर पाकिस्तान में भी ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं उनको पता है कि नमाज से निकलते हुए भी आपने ये मुस्तकिल पढ़नी होती है। तो ये कब तक पढ़नी होती है? 12 13 जिलहज की जुहर की नमाज, असर की नमाज तक आप इसको जारी रखें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात जो आज की बात थी वो थी हज का आखिरी रुकन यानी तवाफ़े विदा। तवाफ़े विदा क्या है? ये हरम छोड़ने से पहले एक आखिरी तवाफ करना जरूरी है, इसे तवाफ़े विदा कहते हैं। ये हज का आखिरी रुकन है। तो ये क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था और ये सुन्नत में भी आता है कि सुन्नत अमल था और हज का रुकन इसे करार दिया गया था, तो इसीलिए ये अलविदाई तवाफ जरूर करना है। ठीक है, यानी हरम छोड़ने का क्या मतलब है? हरम छोड़ने का मतलब यह है कि जब आप एग्जिट करके जा रहे हैं हरम से, जितने दिन आप हरम में हैं उतने दिन तो वैसे तवाफ आप करते रहेंगे नॉर्मल, जितने भी तवाफ आपने करने हैं, सुबह शाम दिन में जितनी मर्जी दफा करें तवाफ करने पे तो कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी वापसी की फ्लाइट है, या आपने, अगर आप हज पे इस तरह से स्केड्यूल पे गए हैं कि पहले आप मक्का गए थे और अब आपने मदीना जाना है, तो अब आप जाहिर है मुड़ के मक्का तो नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में यानी जब आप मक्का को छोड़ने लगेंगे तो उस दिन आखिरी काम जो करना है वो तवाफ है। आखिरी काम से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो है आपकी गाड़ी रेडी है और उस वक्त जाके आप तवाफ शुरू कर दें। आखिरी से मतलब यह है कि जब आप विजिट करें हरम को उस दिन लास्ट टाइम, तो उस दिन आप तवाफ करके निकलें। मोस्टली यही होता है कि आप जो भी आखिरी फर्ज नमाज वहाँ अदा करने जाते हैं जमात के साथ, उसके फौरन बाद जो है फिर आप तवाफ करके ही निकलें। ठीक है, तो ये तवाफ जो है वो एक बड़ा आप समझें कि बड़ा ही ऐसा तवाफ होता है जो दिल रुला रहा होता है। यानी इस वक्त आपका दिल नहीं चाह रहा होता इस जगह को छोड़कर जाने को, और इस तवाफ में आपको पता होता है कि हम अलविदा कर रहे हैं काबा को, अल्लाह के घर को। तो ये जो जज्बात होते हैं ना इस तवाफ के, ये बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही एक सेपरेट किस्म के जज्बात होते हैं। तवाफ़े विदा का नॉर्मल तरीका जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तवाफ जैसा है, जैसे आपने 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद बस नियत आपकी होगी कि मैं तवाफ़े विदा की नियत है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के लिए नियत में बोलना कि मैं अब तवाफ़े विदा ही करने लगी हूँ। अल्लाह ताला को पता है आप तवाफ़े विदा करने लगे हैं, आपके जहन में नियत यही थी कि आपने ये अलविदाई तवाफ किया है। अगर आपकी नीयत अलविदाई तवाफ नहीं थी, आप वैसे ही तवाफ करके आ गए और बाद में आपको ख्याल आया कि वो अब तो मैंने हरम नहीं जाना, तो मैं उसी को समझ लेती हूँ अलविदाई तवाफ, वो नहीं होगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नियत ये होती है कि दिल के इरादे का नाम। आपने इरादा कर लिया कि मैं अलविदाई तवाफ करने जा रही हूँ, तो आप जाएंगे और आप बस तवाफ करेंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद हमेशा याद रखें, आप कभी भी नॉर्मल तवाफ भी करें ना, वैसे भी तवाफ, एक तो उम्रे का तवाफ होता है, फिर एक तवाफ जियारत था, फिर अब ये अलविदाई तवाफ है। कोई भी तवाफ आप करें, नफली तवाफ भी करें, तब भी तवाफ के एंड पे 2 रकात नमाज अदा करनी होती है। ठीक है, वो कहीं भी जगह मिल जाए,
वैसे तो मसनून अमल यही है कि मकाम इब्राहिम पर, लेकिन मकाम इब्राहिम पर खुदारा ना खड़े हो जाइएगा। मकाम इब्राहिम खाना काबा के बिल्कुल करीब है, और रश में तो जगह मिलती नहीं, उम्रे पे भी नहीं मिलती जगह। और लोग वहां क्या करते हैं, इतना गलत काम करते हैं कि तवाफ चल रहा होता है और बीच में जो है ना जबरदस्ती बैठ जाते हैं एक दो लोग। सारे तो ऐसे नहीं करते, एक दो लोग तो लाजमी कहीं ना बीच में बैठ जाएंगे, उधर ही सजदे देंगे। भाई किस तरह आप सजदे दे रहे हैं, लोग ऊपर से गुजर रहे हैं, लोगों की तंगी का बायस बने हैं, आप परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो याद रखें, कहीं भी इसके दो रकात हो जाते हैं एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपने वही मकाम इब्राहिम के ऊपर ही खड़े रह जाना, इस तरह तो फिर आपका तवाफ होगा ही नहीं पॉसिबल कभी भी, नमाज, ठीक है। तो वो जो दो रकात नमाज है वो इसके बाद अदा करनी होती है तवाफ की, वो तवाफ का पार्ट होता है, ठीक है। और ये याद रखिए, इसके लिए ihराम की जरूरत नहीं है, क्योंकि तवाफ है, इस वजह से ये नॉर्मल कपड़ों में, जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं आप उसमें तवाफ कर लेंगे। ये एक आखिरी रुकन है हज का, ये जरूरी है। इस मामले में मैंने उलमा की एक बात जरूर सुनी थी कि जो खवातीन हैज से हों अगर, और उस टाइम उनको ये प्रॉब्लम चल रहा हो, तो उनके लिए फिर ये छूट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक दफा जाने से पहले किसी से कंफर्म कर लें। और वैसे तो अब आजकल हर कोई ही वो टैबलेट्स ले रहा होता है, तो इस तरह का इशू आता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई इशू हो चुका है आपके साथ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल ऐसी परेशानी की बात है, क्योंकि इस चीज पे फिर माफी है, ठीक है। बट स्टिल इस तरह के मसाइल ना एक दफा फिर जरूर किसी और से भी कंफर्म कर लिया करें। अब आ गई सामान की बात, ठीक है। सामान जो है वो क्या रखना चाहिए, मैं अब दो दफा सामान की चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं 5 दिनों का जिक्र करूंगी, यानी वो 5 दिन जो सबसे क्रिटिकल डेज हैं, जो आपने मैदान में गुजारने हैं। इनके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, जब भी सामान पैक करने लगे, आप अपने पास एक छोटा इस तरह का बैग, जिस तरह होता है ना स्कूल बैग टाइप के बैग्स, या कॉलेज जाते हैं बच्चे तो ये शोल्डर पे आराम से इजी बैग्स टांगते हैं। इसके अंदर स्पेस भी अच्छी होती है, आजकल लोग लैपटॉप के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप बैग भी आप कैरी कर सकते हैं इसे। आप इसे नॉर्मली आम जबान में बैग पैक बोला जाता है, ठीक है। इस तरह का आप एक बैग ले लें जिसमें कम से कम कुछ चीजें रखने की स्पेस हो, ठीक है। ये आप हर बंदा अपना अपना एक बैग अलग तैयार कर ले, और ये हज के 5 दिनों के लिए मखसूस करके इसको पहले ही साइड पे पैक करके रख दें, और एंड में जब आप अपनी बड़ी बैग को पैक करे होंगे उसके अंदर इस बैग को प्लेस कर दीजिएगा। ये वो बैग होगा जो 5 दिन आपके साथ रहेगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी चीजें क्या हैं जो रखनी है, और उसके लिए भी मैंने मर्दों के लिए एक अलहदा स्लाइड बनाई, औरतों के लिए अलहदा। तो मर्द क्या रखें इसमें, कॉटन का एहराम। कॉटन का एहराम मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए एक एहराम तो हज के लिए उन्होंने पहना होगा, ठीक है। मैं उस सामान की बात कर रही हूँ जो सामान आप कैरी करके लेके जाएंगे, इसमें वो एहराम शामिल नहीं है जो आपने पहना होगा। वो रिकमेंडेड क्या होता है, तौलिए का एहराम, ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है, रैश होता है, पसीने आते हैं, तो तौलिए का एहराम जज्ब भी करने की सलाहियत रखता है, प्लस थोड़ा थिक होता है, उससे सी थ्रू वाली फीलिंग भी नहीं आती। वरना कॉटन में पानी पड़ता है तो फौरन वाइट कपड़े से नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक परेशानी नहीं होती। फिर इसके अलावा पसीना जज्ब कर लेता है, तो हर लिहाज से तौलिए का एहराम बेहतर है। लेकिन कॉटन का एहराम बैग में क्यों रखें, क्योंकि तौलिए का एहराम एक तो इतना वजनी होता है कि उससे अगर आप इस बैग में ठूसेंगे ना, तो मेरा ख्याल है इस बैग में कुछ और रखने की स्पेस भी नहीं बचेगी। वॉल्यूम भी बहुत लेता है, आपने देखा ही होगा तौलिए का एहराम ठीक ठाक वॉल्यूम लेता है, और इसके अलावा वो हैवी भी बहुत होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सामान में उस तरह की चीजें रखें, लाइट वेट किस्म की, जब आप उठाएं तो उन्हें बोझ ना बन जाए, क्योंकि आपने ये सामान उठा के चलना भी है। ये ना हो आपको परेशानी लगी हुई हो, कंधे दुख रहे हो, और आपके लिए एक इजाफी बोझ बना हुआ हो, ठीक है। तो कॉटन का रख लें, और अगर आप बेशक खाली एक चादर एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा के तौर पे है सिर्फ इसलिए कि अगर इन केस आपके एहराम पे नापाकी के कोई छींटे पड़ जाते हैं, आप कहीं स्लिप हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो आप ऐसी जगह गिर जाते हैं जहां नापाकी थी, अब आप क्या करेंगे। तो कम से कम एक एक्स्ट्रा चादर तो हो ना, कि उस वक्त आप उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें, और फिर जो आराम है उसको धोकर रख दें ताकि सूख जाए, ठीक है। तो अगर एक एक्स्ट्रा, अगर फुल आराम नहीं भी उठाना चाहते, एटलीस्ट एक चादर जरूर रखें। लेकिन कॉटन का हल्का होता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी पूरा एक कॉटन का आराम एक्स्ट्रा के तौर पर लाकर हज के बैग पैक में रख दें। जूतों का एक जोड़ा, आपको पता है कि मर्दों के लिए एहराम की हालत में पाँव की हड्डी नंगी होनी चाहिए, टखने भी नंगे होने चाहिए, तो बंद चप्पल ना पहने। आजकल वैसे ना पाँव की हड्डी नंगी वाले और तरह के सैंडल्स भी मिल रहे हैं, जिसमें एक स्ट्रैप आगे होता है और एक स्ट्रैप पीछे होता है, तो दरमियान की हड्डी नंगी होती है। अगर वो पहनते हैं तो वो पहन लें, बट ये जो एक्स्ट्रा के तौर पे रखने हैं ना, एक्स्ट्रा के तौर पे भारी भारी चप्पल और सैंडल्स ना रखें। मार्केट से सबसे हल्का और लाइट वेट चप्पल उठाएं,
क्यों? क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा के तौर पे रख रहे हैं, इन केस आपकी जूती वहां टूट जाती है, कहीं खराब हो जाती है, कोई स्ट्रैप निकल आता है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? नंगे पाँव चलेंगे। इसीलिए एटलीस्ट एक लाइट वेट, यकीन करें, याद रखेंगे इस बात को कि भाई कोई भी चीज भारी नहीं उठानी, क्योंकि एक थोड़ी देर नहीं चलना आपने, बहुत देर चलना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हल्के से हल्का जो जूता मिल सकता है ना एक्स्ट्रा के तौर पर, वो लेके, एक जूतों का जोड़ा लेके अपने बैकपैक में डाल दें। बगैर खुशबू का साबुन ये जरूर होना चाहिए आपके बैकपैक में, क्योंकि आप 5 दिन में से 3 दिन आराम की हालत में हैं, और उस टाइम आपने हर वक्त, ये याद रखें, हर वक्त नहीं इस्तेमाल किया करें। हम लोगों के जहन में वहम बैठा हुआ है कि हमने अगर कुछ भी किया है ना, कुछ भी, तो हमें साबुन से हाथ धोने का मर्ज लग गया हुआ है। हमें लगता है साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो पता नहीं हम कौन सा जो है गुनाह कर देंगे और हमारे हाथ से धुलेंगे नहीं। याद रखें, अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर गुस्ल और वजू और इन सब की चीजों में साबुन का इस्तेमाल लाजमी होता। लेकिन गुस्ल के लिए भी पानी का इस्तेमाल है, वुजू के लिए भी पानी का इस्तेमाल है, कहीं पे भी साबुन का लफ्ज नहीं आया। साबुन तो चले, अब हमें एक पता है कि हाँ जर्म्स हटाता है, और ये हमारी, क्योंकि वो एक जिंदगी का वो एक लाइफस्टाइल बन गया ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि इसके बगैर पानी से पाक ही नहीं होती चीजें। ठीक है, तो आप जब रफा हाजत के लिए जाएं उस टाइम ले जाएं। अदरवाइज अगर वैसे वजू के लिए जा रहे हैं या कुछ भी है, हाथ धोने जा रहे हैं, खाना खाया हाथ धोने जा रहे हैं, हर वक्त नहीं साबुन रगड़ रगड़ के। क्योंकि देखे ना, अपने बैग में गीली चीज को रखना भी तो एक मुश्किल काम है ना, जब साबुन गीला होगा फिर आपकी किच किच सी मच जाएगी अजीब सी। ठीक है, तो हमेशा जब साबुन या कोई चीज रखें तो उसके साथ एक्स्ट्रा शॉपर जरूर रखें, ताकि जो भी गीली चीज इस्तेमाल की है शॉपर में डालें, बाकी सामान खराब ना हो। एक टिश्यू रोल ये जरूर रखें, पूरा टिश्यू रोल नहीं भी रखना तो कम से कम थोड़ा टिश्यू तोड़ कर अपने बैग में जरूर रखें, किसी वक्त भी काम आ सकता है, बड़ा हैंडी चीज है ये। एक छतरी, छतरी आप लें, और इस तरह की लें जो, अब तो पहले के जमाने में ऐसी नहीं मिलती थी, अब मिलती हैं ऐसी फोल्डेबल छतरियां, और लाइट वेट भी मिलती हैं। ठीक है, छतरी क्यों काम आती है? धूप से बचाएगी आपको, बहुत जगह पे ये काम आएगी। जब आप धूप में होंगे तो आप इस छतरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आप वो लंबी डंडे वाली छतरी ले लेंगे जो फोल्ड नहीं होती, तो उसे आप सामान में किधर रखेंगे? उसे आप मुसीबत ही डली रहेगी। तो इस तरह की लें लाइट वेट, जो सामान की, अमूमन इस तरह के जो बैकपैक्स होते हैं ना, इनमें ये साइड पे इधर करके ना, इधर पॉकेट्स बनी होती हैं, इधर भी आ जाती होती है छतरी। ठीक है, तो इस तरह की छतरी हल्की सी ले लें। एक जायनमाज जरूर रखें। अब यहाँ पे कुछ लोग चटाई भी रखते हैं, अगर आपके पास चटाई है लाइट वेट, अगेन फोल्डिंग वाली, तो वो भी काम करेगी, फिर जायनमाज ना रखें। अगर आप चटाई, अब अगर आप चटाई पे कंफर्टेबल नहीं है तो जहानमाज भी चटाई का काम देगी। चटाई कहाँ इस्तेमाल होती है? मुजदलफा में। ठीक है, जब रात गुजारनी होती है तो आप जहानमाज को भी उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जहानमाज बिछाएं और उस पर लेट जाएं। जहानमाज का ये फायदा है कि जरा सॉफ्ट होती है, ये भी बहुत मोटी नहीं रखनी, वेलवेट की मोटी मोटी ना रखें, हल्की लाइट वेट रखें। अगर आपको पाकिस्तान से लाइट वेट जहानमाज नहीं अच्छी मिल रही तो सऊदीया में हर जगह पे वहां पे रेट चल रहे हैं, 10 रियाल में आपको बेहतरीन बारीक जहानमाज मिल जाती है, जो कि लाइट वेट भी होती है, चौड़ी भी होती है, लंबी भी होती है, अच्छी, यानी उसकी आपकी लेंथ वगैरह होती है। ठीक है, तो वो 10 रियाल उनका फिक्स रेट है, 10 से 15 रियाल में मतलब मुख्तलिफ क्वालिटीज की मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से मोटी मिल रही है आपको, तो वहां से जाके पेपर वेट वाली लाइट सी जहानमाज जरूर खरीद लें। ठीक है, ये आपने अपने बैग में रखनी है। वरना अगर चटाई है तो चटाई भी नमाज पढ़ने के लिए काम आ सकती है, क्योंकि पाक साफ होती है। ठीक है, क्योंकि आपने मैदानों में रहना है, जरूरी नहीं हर जगह पे आपको कारपेट बिछा हुआ मिले, तो आपको अक्सर जगहों पे सड़क पे ही नमाज पढ़नी पड़ जाएगी, इसलिए ये चीजें जरूरी होती हैं। एक सादा लिबास, ये सादा लिबास उस चीज को मैं कह रही हूँ, जब तीसरे दिन आराम खुल जाएगा, जब आप तवाफे ज़ियारत से पहले खोल देंगे या फिर तवाफे ज़ियारत करके आके आप जब कपड़े तब्दील करेंगे, तो उस वक्त आपको एक सादा लिबास चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको जरूरी तो नहीं ना कि आप रिहाइश पे ही जाएं, हो सकता है आप मिना के खेमों में ही रहें, आपकी रिहाइश दूर हो तो आप खेमे में ही रहना पसंद करें, तो कम से कम वहां जाकर मिना में टॉयलेट्स में जो अलग से गुस्ल खाने बने होते हैं, हल्का सा शॉवर से पानी गिरा के कम से कम कपड़े तो तब्दील कर सकें। ठीक है, तो एक सादा लिबास, चाहे आप पैंट ट्राउजर पहनते हैं, ट्राउजर शर्ट वो भी पहन सकते हैं, अगर आप शलवार कमीज के आदी हैं शलवार कमीज पहन लें, जो भी आपको इजी रहता है, एक सादा लिबास। अद्वियात, इसमें आपकी फर्स्ट एड मेडिसिन भी होगी, और अगर आप कोई वो वाली मेडिसिन लेते हैं जो कि रेगुलर आप मेडिसिन पेशेंट हैं, जैसे शुगर के मरीज हैं, या फिर आप ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन जो रेगुलर लेते हैं, तो फिर ये तो लाजमी रखनी है। बगैर खुशबू का तेल, ये चीज वो है जो बहुत काम आती है, या पोलीफैक्स रखें। पोलीफैक्स से ज्यादा काम तेल आता है, तेल को प्लीज कोशिश कीजिएगा आपने इसकी खुशबू वाला नहीं रखना। सरसों के तेल में भी इवन बहुत
कभी खुशबू तेज होती है, कभी हल्की होती है। मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वाइट भी शायद मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन शायद सरसों के तेल को जलाया जाए तो आई थिंक उसकी वो खुशबू निकल जाती है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर इस तरह की कोई हो जाता है काम, तो खुशबू खत्म करके उस तेल को वापस आप ठंडा करके बॉटल में डालें, छोटी सी बॉटल भी इनफ है। रैश जरूर होता है, और रैश के लिए बेहतरीन चीज तेल है, ठीक है। तो ये आप छोटी सी बॉटल में अच्छी तरह सील करके ना, टेप करके बॉटल को, ताकि लीक ना हो, ये आप जरूर रखें। या फिर पॉलीफैक्स, इसलिए कि चलो पॉलीफैक्स और कुछ ना मिला तो पॉलीफैक्स में खुशबू नहीं होती। या इस जगह पे आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन, अच्छा वैसलीन में भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स आते हैं ना, कुछ की खुशबू होती है कुछ की नहीं होती। तो अगर बगैर खुशबू वाली वैसलीन आपको सूट करती है, आप वो रख लें। मगर ऐसी चीज रखनी जरूर है। मेरा पर्सनल तजुर्बा आपके मैंने बताया था, शेयर किया था, ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये आपने जरूर करके जाना है। और वहां हर किसी को ही मुसीबत डल रही होती है। इसके अलावा थोड़े से बादाम खजूर जरूर रखें, चने थोड़े से खुश्क भुने हुए रख लें। इससे ज्यादा गर्म ड्राई फ्रूट पिस्ता वगैरह ना रखिएगा, उससे मुंह, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, मुंह पकने का खतरा होता है। आप अगर इधर वो रखने लग जाएंगे काजू और इस किस्म के अखरोट और वो चीजें, तो वो फिर आपका मुंह जो है ना पक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है, पानी की कमी हो रही होती है। बादाम इसलिए कि एक तो वो कैलोरीज भी कम होती हैं, ऊपर से वो मतलब मुंह को इतना नहीं इफेक्ट करते। खजूर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खजूर जो है ना, वो हर तरह के बंदे के लिए, जिस दिन 10 जिलहज होती है ना, उस दिन स्पेशली आपको मीठी चीज का बहुत दिल करता है, एनर्जी डाउन हुई होती है, तो बजाय उल्टे सीधे जूस पीने के, आप खजूर खाएं। खजूर में मल्टीविटामिन्स भी हैं और बहुत सारी ताकतवर अज्जा है इसके अंदर, और खून भी बढ़ाती है। तो बेस्ट चीज जो है वो खजूर है। ऐसे ही नहीं अरब इतनी खजूर खाते, ठीक है। तो खजूर जरूर रखिएगा अपने पास। या फिर किशमिश भी एक ऑप्शन है, वो भी आपको मीठा का काम भी कर सकती है। हाँ अच्छा, इधर मैंने लिखा नहीं, एक्चुअली मैंने लिखना था कि कोई बिस्किट जरूर, टिकी पैक्स जो है ना, वो आप अपने पास इन 5 दिनों के लिए 2 से 3 पैक्स रख लें, इनफ होंगे। कि अगर बेवक्त की भूख लगती है या किसी ऐसी जगह पे आप फंस गए हैं जहाँ खाना नहीं अब मिल रहा, तो आपको कम से कम कुछ तो भूख मिटाने के लिए हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि टिकी पैक्स आप 2-3 आपके बैग में हों बिस्किट्स के। ये मर्दों के लिए सामान आई थिंक इनफ है, ये 5 दिनों के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब आप देखें ना, ये बैग पैक आप भरेंगे तो काफी हद तक भर जाएगा। अब इसमें अगर आप हर चीज हैवी रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, आप पहली तो बात कि अगर टॉवल आराम वाला रख लिया, फिर तो बैग पैक में जगह ही नहीं बचेगी। दूसरी बात, अगर आप लेट सपोज जीन्स पहनते हैं आम दिनों में, आप जीन्स रख लेते हैं, जीन्स हैवी होती है, हैवी ड्रेस मत रखें। इसके बेहतर है कि कोई जो रात को सोने वाला पजामा है वो रख लें, क्योंकि फिर बाकी दिनों में तो आपने नमाज पढ़नी है, वो तो हो जाती है ना उसमें। ट्राउजर लाइट वेट रख लें, या फिर शलवार कमीज तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें रखें, तो कोशिश करें हर चीज बहुत लाइट वेट हो, कुछ भी ज्यादा भर भर के लेके जाने की वहां जरूरत नहीं है। अब एक चीज रह गई है, वो है बोतल पानी की। अक्सर लोग रिकमेंड करते हैं, और मैंने भी खरीद ली थी और मैं ले भी गई थी, मगर मुझे वो यूजलेस लगी थी, और बल्कि उसका मुझे नुकसान हुआ था कि इतनी सारी बॉटल्स जो है वो, हम 3 लोग थे और मुझे कैरी करनी पड़ी थी, क्योंकि वो व्हीलचेयर की वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो एक्स्ट्रा इजाफी बोझ था, क्योंकि जो 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 बोतल पानी ठंडा रखती है ना, उसका अपना बहुत वेट होता है। तो अब वो एक्स्ट्रा इजाफी वेट कैरी कर करके चलना पड़ा था, और कोई उसका मतलब काम नहीं आ रहा था। इन दी एंड मैंने तंग आकर, जब एक में से पानी खत्म हो जाता था, तो मैं रास्ते में इतनी मैं तंग आ गई थी सामान उठा के, कि मुझे इधर जो कंधे से ये बगल वाला हिस्सा होता है, इस पे ना बैग के स्ट्रैप्स लग लग के रैश हो गया था, यानी कि जख्म सा हो गया था। तो फिर मैंने एक बोतल जब इस्तेमाल हो गई, तो मैंने उसको उठा के डंप कर दिया, फेंक दिया, जो रास्ते में डस्टबिन नजर आया मैंने फेंक दिया, ताकि इजाफी बोझ हटे। इसीलिए मैं आपको नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ बोतलें उठाएं, वहां हर जगह पानी का इंतजाम है, ठंडे पानी का इंतजाम है। तो बेहतर है रास्ते से जो जो पानी जहां जहां पे आपको मिल रहा है, उस वक्त 2-2 3-3 बोतलें अपने पास रख लें, और पीने के लिए पानी वो इस्तेमाल कर लें। अगर रखनी ही है कोई बोतल, तो फिर जरा हल्की रखें। एक्स्ट्रा इजाफी बोझ प्लीज मत उठाएं, बहुत थक जाएंगे। औरतों के लिए क्या है, औरतों के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, बस ये याद रखें कि हमारे लवाजमात थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के तौर पे एक अबाया हल्का। अबाया आप वैसे भी कोशिश करें, जो हज के दिनों के लिए अबाए हैं ना, वो लॉन के सिलवाएं, जो अरबिक लॉन होती है, या बारीक बारीक से मतलब ये नहीं कि सी थ्रू हो, डार्क कलर की हो, मतलब थोड़ी कॉटन लॉन टाइप की ना। वरना अदरवाइज अगर रेशमी पहने ना, तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। तो ऐसा अबाया सिलवाएं। साथ स्कार्फ भी लॉन के बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर आपको लॉन के अव्वल तो मिल जाते हैं मार्केट में। अगर खुले खुले लंबे स्कार्फ टॉलर नहीं मिल रहे, वैसे तो मिल जाते हैं आजकल चौड़े चौड़े से, लेकिन अगर नहीं मिल रहे मतलब के, तो आप लॉन के कोई भी खुला जो है वो
कपड़ा लें और उसके जो है वो खुद स्कार्फ काट के अपने अपने हिसाब से साइज के काट के उसको आप पाइपिंग करवा लें, तो वो बेहतरीन स्कार्फ बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो और एक्स्ट्रा पजामा जरूर रखिएगा, क्योंकि गाउन के साथ जो है ना नीचे ट्राउजर गंदा होने का बहुत खदशा होता है। ठीक है, और गाउन भी क्योंकि लंबा होता है तो उसको जरा संभाल के वॉशरूम जब भी जाना है उसको थोड़ा सा ऊपर करके, और गाउन सिलवाते हुए भी ध्यान रखना है आपने बहुत लंबा गाउन नहीं सिलवाना कि जो पाँवों में लग रहा है, उससे इतनी गंदगी फैल रही होती है वहां पे। अरब खवातीन का कुछ एक अंदाज है कि वो इतना लंबा गाउन होता है उनका कि वो पीछे तक दुम की तरह लटकता आ रहा होता है, और वो गंदा मैला हुआ तो उसी के ऊपर लोगों के पाँव पाड़े होते हैं उसी के ऊपर। तो मुझे नहीं समझ आती पाकि ना पाकि का उसमें वो किस तरह ख्याल रखती हैं। तो गाउन हमेशा जब भी उधर के लिए सिलवाएं तो कम से कम पाँव से 1-2 इंच ऊपर हो। ठीक है, ताकि आपका पाँव वो जमीन पे ना लग रहा हो। ठीक है ना, तो एक एक्स्ट्रा अबाया, एक स्कार्फ, एक पजामा जरूर रखिएगा, और स्कार्फ के साथ पिन जरूर रखिएगा जो पिन टाई करने के लिए होती हैं। जूतों का एक जोड़ा, आप वैसे जूते कौन से पहने, जूते आपके लिए बेहतरीन वो हैं जो भी आपके पाँव को सूट करते हैं, क्योंकि औरतों के लिए कोई कैंची चप्पल वाली शर्त नहीं है। औरतें जो है वो बंद जूते ही पहने, बल्कि अच्छा है जुराबों के साथ, ताकि आराम की पाबंदी ज्यादा अच्छे से चले। आप आराम की हालत में भी पाँव को कवर करें करें ज्यादा अच्छा है। तो सॉक्स पहन के उसके ऊपर आप जो भी इजी जूते हैं ना, जो जिसमें आप सबसे ज्यादा मोस्ट कंफर्टेबल हैं, वहां याद रखिएगा हम किसी को शो मारने नहीं जा रहे, ना किसी को फैशन दिखाने जा रही है, ना ये सोचिएगा जहन में एक दफा भी ना लगेगा कि हाय गाउन के नीचे जूता अच्छा नहीं लग रहा, हाय हाय मैं पहनूंगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोग नहीं देखते, और देख भी रहे हैं तो देखने दें। ठीक है, आपने अपना कंफर्ट देखना है। वो जूता पहने जो भी आपको सूट करता है। कुछ लोगों के पाँव में लाइट वेट जॉगर सूट करता है, आप जॉगर पहने। अगर आपको स्नीकर सूट करता है स्नीकर पहने। अगर आपको सीधी चप्पल सूट करती है घर वाली, आप वो पहने, घर के स्लीपर पहने बेशक। ठीक है, वो पहने जो आपके पाँव में इजी हो, लेकिन एक्स्ट्रा के तौर पे इसी तरह का कोई हल्का फुल्का जूता रखें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। और इसका एक फायदा और भी होगा, माइट भी आप अगर बंद जूता पहने हुए हैं तो कम से कम वुजू के लिए जाते हुए आप ये चप्पल इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि वुजू में फिर पाँव गीला होता है ना, फिर सॉक्स में स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका इसका जरा मल्टीपर्पज फायदे होते हैं, तो इस तरह का जूता अपने बैग में रख लिया करें हल्का फुल्का। वही अगेन बगैर खुशबू का साबुन। यहाँ औरतों ने एक चीज और रखनी है, मर्दों ने तो सिर्फ टिश्यू पेपर का लिखा था मैंने, औरतें कैंची जरूर रखें, क्योंकि आपको हलक या कसर करने के लिए जाहिर है वहां बंदा तो नहीं मिलेगा, आपको खुद कैंची से करना है। कोशिश कीजिएगा जहां भी करें किसी ओट में करें जाकर, खुलेआम मर्दों के सामने नहीं अपने बाल निकाल के शुरू कर देने काटने। ठीक है, और बेहतरीन इसके लिए क्या जगह होती है, मुझे तो जो समझ आती है, अगर हरम के अंदर या इलाके में या हदूद में ही करना है, आपको रिहाइश पे नहीं जाना, अव्वल तो रिहाइश पे जा रहे हैं तो रिहाइश पे कर लें, रिहाइश पे नहीं जा रहे तो आप वॉशरूम चले जाएं, वॉशरूम में तो औरतें ही होंगी ना, साइड पे खड़े होके काट लें। ठीक है, वहां खुले आम सबके सामने स्कार्फ नहीं उतारना आपने, ये गलत हो जाता है। तो कैंची आपके इस बैग पैक में जरूर होनी चाहिए छोटी। फिर वही अगेन एक छतरी, एक जाय नमाज या चटाई जो भी है, एक लिबास और अंडरगारमेंट्स भी रख लें। ठीक है, अब लिबास में अगर तो आपने सिर्फ एहराम के लिए उन दिनों में आपने गाउन पहना था और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप सादा शलवार कमीज भी रख सकती हैं, वो पहन लें जब एहराम की पाबंदी खत्म होती है। या अगर आप गाउन में कंफर्टेबल हैं तो एक गाउन ही एक्स्ट्रा रख लें। ठीक है, जो भी आपको कंफर्ट देता है वो ड्रेस आप अपने लिए रख लें। अंडरगारमेंट में मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी जो शमीज वगैरह है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि फिर जाहिर है पसीने आके पिछली वाले अंडरगारमेंट्स गंदे हुए होते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जरूर रखिएगा। अद्वियात भी अगेन आपके पास होनी चाहिए जो भी आपको ज़रूरत है। फिर वही बगैर खुशबू का तेल वगैरह, बादाम खजूर चने सब कुछ वही है, बिस्किट्स वगैरह। ठीक है, और जाती सामान से मेरा मुराद ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसलिए भी रख लें कि किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उस वक्त दे सकते हैं। एक अंडरवेयर रख लिया, एक साथ में इस तरह के 1-2 पैड रख लिए, कुछ भी ऐसा सामान कि भी किसी को इमरजेंसी जरूरत भी पड़ सकती है या आपको खुद भी पड़ सकती है, तो कम से कम आपके पास ये हो और वहां पे परेशानी ना हो। क्योंकि हज के उन जगहों पर खाना पीना तो मिल जाएगा आपको, इस तरह की लवाजमात नहीं मिलेंगे। ठीक है, चीजें इस तरह की थोड़ी दुकानें होंगी वहां पे, सिर्फ खाने पीने का हर तरफ लगा होता है स्टॉल वगैरह, लेकिन ये चीजों के लिए नहीं लगे होते, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिल रही होती वहां से। अब आ जाए पूरे सफर में क्या रखना है। पूरे सफर में जो मेन मेन इस स्लाइड पे सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं। मर्दों के एहराम के 2 जोड़े जरूर होने चाहिए, एक टॉवल वाला एक कॉटन वाला। कैंची स्लीपर के 2 जोड़े जरूर रखें, अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से खरीद के ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहां से आपको मैंने बताया 10 रियाल में बहुत बेहतरीन सॉफ्ट जूता, बल्कि वो तो ज्यादा अच्छा जूता मिल जाता है।
ठीक है। आम लिबास जो भी है 4 से 5 जोड़े रखें, डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिन वहां की जा रहे हैं, 20 दिन के पैकेज पे जा रहे हैं, 40 दिन के पैकेज पे जा रहे हैं। धोने की फैसिलिटी होती है अमूमन ये जो है अजीजिया में तो जरूर होती है। ठीक है, बाकी होटल्स में डिपेंड करता है। अगर तो बहुत वीआईपी होटलों में जा रहे हैं, जिस तरह के हरम के बिल्कुल हदूद में होते हैं, जैसे क्लॉक टावर हो गया, या आपका वो स्विस होटल हो गया, या हिल्टन हो गए, इस तरह में नहीं होती फैसिलिटी धोने की। लेकिन इसके अलावा जो आम होटल्स होते हैं दूर दूर करके थोड़े या अजीजिया की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें आपको धोने की फैसिलिटी मिलती है। इसीलिए वहां पे आप ज्यादा जोड़े ना रखें, इतने ही रखें जो धो धो के पहन ले। 4 से 5 महीने इसलिए का है, कोशिश करें जब भी नया जोड़ा पहनना हो जुम्मे के दिन से उसका आगाज करें, ज्यादा बेहतर होगा। जुम्मे का गुस्ल करके साफ सुथरा जोड़ा पहन के जुम्मा पढ़ के आए, और उसके बाद फिर उसको धो के अगली दफा इस्तेमाल कर लें। औरतों के लिए आराम के 2 जोड़ों की बजाय अबाया और स्कार्फ होनी चाहिए। कैंची स्लीपर की बजाय जो भी आरामदेह जूते हैं वो होने चाहिए। और जिस तरह आम लिबास, अगर तो आप आम लिबास पहनती हैं तो वो 4 से 5 जोड़े रख लें। अगर आम लिबास आप नहीं पहनती हैं, बाया स्कार्फ में इजी हैं, जो कि बहुत बेस्ट रहता है, मैं रिकमेंड यही करती हूँ। तो बाया या स्कार्फ के 4 से 5 जोड़े रख लें। ये मैंने साइड पे क्यों बनाया है एक फिगर, ये वो उसकी है जूते डालने की एक थैली प्लास्टिक की, ये बड़ी वो मिल जाती है। ऐसे बैग्स आजकल बच्चे वो लेके जाते हैं ना, जो स्कूल में जब हो रहे होते हैं एग्जाम्स, तो इसमें एक ज्योमेट्री बॉक्स डाल लेते हैं, अपना एक वो जो राइटिंग बोर्ड होता है वो डाल लेते हैं, और बॉटल पानी की डाल के ले जाते हैं। ये हर वक्त आपका इस्तेमाल होगा, हज के 5 दिनों के अलावा भी। ये इसलिए इस्तेमाल होगा, जब भी आप मस्जिद जा रहे होंगे तो आपके जूते उतर के इसी में डलेंगे, जानमाज आपके पास है इसी में डलेगी, पानी की बोतल ऐसी में डलेगी। ठीक है, ये तो आपको हर आराम वाले की शॉप से इजीली मिलेगा। ये हर बंदे के पास अपना एक होना चाहिए। पर्सनल बैग लाइट वेट, आराम से हर चीज डाली। जूते क्योंकि वहां गुम जाते हैं, फायदा कोई नहीं है। बेहतर यही है कि जूते जो है वो आप उठाएं, जब मस्जिद की हदूद पे पहुंचे जूते उतारें, इसके अंदर डालें और पीछे हैंग कर लें। ठीक है। वहां लोग क्या करते हैं, चप्पल हाथों में उठा के घूम रहे होते हैं, उसी पे आगे नमाज वाली जगह पे रख के उसी में नमाज सजदे कर रहे होते हैं, अजीब गंद मचाया होता है। तो ये नहीं करना। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपके चप्पल इसमें होंगे ना, तो आप जब सजदा करने लगेंगे उसके सामने अपने एक छोटी सी ये वो चौखट सी भी बन जाती है कि अच्छा ये आगे वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब ओवरऑल मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। सॉक्स जरूर रखें, लेडीज ज्यादा सॉक्स रखें, मर्द कम, इसलिए कि अगर मर्द बाद में पहनना चाहते हैं, वैसे तो गर्मी है चप्पल में ही बंदा कंफर्टेबल रहता है, बट स्टिल अगर कोई बीच में जियारतों के लिए जा रहे हैं या जॉगर्स वगैरह पहन रहे हैं, अगर आपने पहाड़ों पे चढ़ना है जबले ओहद के लिए, या फिर किसी भी और पहाड़ जबले सौर पे चढ़ना है, या आपने जबले नूर पे चढ़ना है, तो चले अगर आप जॉगर पहन के जा रहे हैं तो सॉक्स बीच में रख लें। लेडीज तो जरूर रख लें, क्योंकि आराम की हालत में अगर पहन लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। अंडरगारमेंट्स अपने अपने हिसाब से मर्द औरत दोनों रखें, जितने भी चाहिए हैं। टॉवल्स एटलीस्ट 2 पर पर्सन रखे। वैसे तो होटल्स में अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल आपको पता नहीं होता, अजीजिया में नहीं अवेलेबल होते। होता ये मसला है कि अजीजिया में शेयरिंग पे आपको दिया जाता है, यानी कि अगर एक ग्रुप है तो उसमें 5 से 6 या 3 से 4 खवातीन को एक ही कमरा दिया जाएगा, और उनके साथ एक अटैच वॉशरूम होगा। तो अब जाहिर है एक अगर टॉवल वो रख भी देंगे तो वो कौन कौन यूज करेगा। आपको खुद भी अजीब सी घिट आएगी ना कि अब हम दूसरों का टॉवल क्यों इस्तेमाल करेंगे भी नहीं आप। तो इसीलिए कम से कम हर बंदा अपने पास 2 टॉवल रखे, कि एक अगर गीला है उसको आपने वॉश किया हुआ है तो सुखाने के लिए डाला हुआ है, तो दूसरा आप इस्तेमाल कर ले। ठीक है, कम से कम 2 टॉवल जरूर रखे हर कोई। जॉगर ऑप्शनल है, अगर आपने वही पहाड़ों पे चढ़ना है और अगर आप पहनते हैं जॉगर तो रख लें। प्लास्टिक बैग्स फॉर शूज, वो मैंने अभी दिखाया था, वो हर बंदे के पास एक जरूर होना चाहिए। प्रेयर मैट यानी जान नमाज, हर बंदे के पास एक जरूर होनी चाहिए। ये हज के अलावा भी इस्तेमाल होगी, 5 दिनों के अलावा भी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है कि आपको जो सफ पे जगह मिलती है ना, वो हरम में ना नमाज से कुछ देर पहले हरम के जो बाहर होती है ना सहन की भी हदूद, वो बंद कर देते हैं अक्सर। तो आपको सड़क पे वो रोक देते हैं, वहीं नमाज पढ़नी पड़ती है। तो अब सड़क पे जाहिर है आप नमाज पढ़ेंगे तो हो तो जाएगी, लेकिन आपको फिर धूप की वजह से गर्मी भी लगेगी, आपके पाँव जलेंगे, सजदा सही से नहीं होगा, सजदे लंबे लंबे होते हैं, माथा जलेगा। तो इसीलिए हर वक्त आपके हाथ में एक प्रेयर मैट जरूर होनी चाहिए, जानमाज। ठीक है, तो अगर वही पतली सी आपने जानमाज रखी हुई है उसी को अभी इस्तेमाल करें, बाद में उसे हज बैग में डाल दीजिएगा। क्रॉस बॉडी बैग ये औरतें जरूर खरीदें। मर्द यहाँ पे क्या करेंगे, उनके पास एहराम के लिए तो एक बेल्ट होती है, ठीक है, उसमें आप अपने पैसे पॉकेट में अपना मोबाइल हर चीज डाली होती है। और मर्दों का ये होता है कि आम लिबास में उनकी पॉकेट्स बहुत सारी होती हैं, ऊपर भी फ्रंट पे भी होती है पॉकेट, साइड पॉकेट्स भी होती हैं। खवातीन जो है वो अपना क्रॉस बॉडी बैग छोटा सा एक खरीद लें, जो कि हर वक्त सामने आपके जिस्म पे होगा,
उसमें फायदा होगा जिप वाला हो, ताकि आप खोले जिप, उसके अंदर आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें, आपका मोबाइल, आपकी तस्वीर, आपका कोई भी अगर छोटी सी डायरी आपने रखी हुई है, कुछ भी ऐसा रखा हुआ है, तो आप उस पर डालें और आप बेफिक्र हो जाओ, थोड़े से पैसे, ठीक है, कैश भी उसमें हो। क्रॉस बॉडी बैग रखें, ऐसा बैग ना रखें, पैसे ऐसे बैग में ना रखें जो पीछे की तरफ खुलता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये होगा आपको कि चोरी हो जाती है, ठीक है। ये हैरान नहीं होना, वहां चोरियां होती हैं, वहां भी लोग जो है अल्लाह के घर में खड़े होकर भी नहीं बाज आते। तो आपने अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है। पीछे बैकपैक में वो सामान रखें जो चोरी नहीं कोई करता। कैश आपका हमेशा सामने फ्रंट पे होना चाहिए, और उसका बेहतरीन तरीका क्या है, क्रॉस बॉडी बैग लटका लें। छोटी कैंची सामान में होनी चाहिए आपके, नेल कटर होना चाहिए, टूथब्रश और टूथपेस्ट होने चाहिए आपके अपने, हेयर ब्रश और शैम्पू वगैरह ले जाएं, जो भी बॉटल लेके जाएं शैम्पू की, उसको अच्छी तरह जाने से पहले टेप करके उसके मुंह की तरफ, ताकि लीक ना हो, आपके कपड़े खराब ना हो। शेविंग ब्लेड ये जरूर रख लें, या आप शेविंग क्रीम अगर रखती हैं तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप जरूर अपने साथ रखें। यकम जिलहज से पहले पहले आप अपने आप को सारे गैर जरूरी बाल उतार के पाक साफ कर लें, ठीक है। ये जरूरी है, बेहतर होता है कि आप ये सफाई रखें वहां पे, इसलिए ये चीजें अपने साथ लेकर जाएं। जो लोग जा ही शॉर्ट पैकेज पे रहे हैं और उनकी इस तरह से फ्लाइट है कि वो हज से पहले वहां पहुंचने वाले हैं, उनके लिए तो शायद इतना जरूरी ना हो, लेकिन क्योंकि वो घर से ही यकम जिल हज निकाल के आए हुए होंगे, बट स्टिल अपने साथ ये चीजें रख लिया करें, कभी भी जरूरत आपको पड़ सकती है, हैंडी होती हैं। अगर 20 दिन भी आप स्टे कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको 10 एक दिन तक तो आप कहेंगे कि हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब मैं क्यों कह रही हूँ ये सारी चीजें, देखें मिल जाएंगी आपको वहां से, बट ये याद रखें कि सऊदी रियाल बहुत महंगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ हर चीज बहुत महंगी हो गई है। पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत फर्क है। जिस जमाने में मैं गई थी उस वक्त एक रियाल जो है वो 23 रुपीज का था, 23 रुपीज, बल्कि शायद या 29, हज हज शायद मैंने किया था 29 का था। अब आप सोचें, अभी इस वक्त तकरीबन 75 to 80 के बीच में है। तो आप वहां पे अगर एक रियाल की भी कोई चीज लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी वहां 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और एक रियाल की कोई चीज नहीं मिलती वहां। और अब हुआ ये है, 1-2 सालों में इतनी वहां पे महंगाई हो गई है, वहां की गवर्नमेंट ने हर चीज पे 15% टैक्स लगा दिया है। तो वही चीज जो पहले सस्ती मिलती थी, अब वही चीज वहां महंगी मिलती है, तो सऊदीया बहुत महंगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेहतर है कि ये, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देती हूँ, नेल कटर छोटा सा अगर आप नेल कटर लेंगे ना, वो 5 रियाल का देगा आपको। अब 5 रियाल को जरा कन्वर्ट करें ना, 5 8 40, ठीक है, 400 का नेल कटर, आपको क्या जरूरत है, आप घर से नेल कटर ले जाएं अपना उठा के। टूथब्रश, टूथपेस्ट जो है ना, मैंने इस दफा जब गई थी तो ली, सबसे छोटी वो जो एक उंगली जितनी नहीं होती ट्यूब, वो उसने दी, और वो भी 5 या 7 रियाल की थी। अब उसमें मतलब 400 की इतनी सी, जबकि पाकिस्तान में एक अच्छी टूथपेस्ट 400 से 500 की बड़ी वाली मिल जाती है, जिसमें आपका महीना गुजर जाता है, ठीक है। तो आप बेहतर है ना चीजें लेकर जाएं, मिल तो जाएंगी, पैसों का ज़्या होगा वहां पे बहुत ज्यादा। आप ये सारी चीजें ना अपने पास रख लें। इसी तरह ये शेविंग ब्लेड्स वगैरह, क्या जरूरत है वहां से इतनी महंगी चीज खरीदने की, पाकिस्तान से लेके जाएं। डिश वॉशिंग सोप, अच्छा डिश वॉशिंग सोप इस केस में कि अगर आप अपने साथ प्लास्टिक के बर्तन कोई रख रहे हैं, वैसे खाना तो वहां मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है, बट समटाइम्स आप चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, तो आपने चाय के कप्स वगैरह रखे हुए हैं, तो जाहिर है उनको धोना पड़ता है। इवन डिश वॉशिंग सोप वहाँ छोटे साइज में मिलता नहीं है, मेरे साथ अभी ये हैंड हुआ था, ये छोटे साइज में मिलता नहीं है और बड़ा ही लेना पड़ता है, और वो भी इतना बड़ा डिश वॉशिंग सोप लो और इतना वो महंगा था, तो क्या फायदा उस डिश वॉशिंग सोप का, ठीक है। तो वो दुख होता है कि क्या जरूरत थी। तो डिश वॉशिंग सोप घर से ले जाएं, छोटा सा किसी बॉटल में डाल के, अगर आप वो लिक्विड यूज करते हैं लिक्विड बॉटल में डाल लें, अदरवाइज आप दूसरा वाला लेके जाना चाहते हैं वो ले जाएं। साथ एक स्पंज रख लें, ठीक है, स्पंज भी ऐसे ही बिला वजह का कॉस्टली वहां से महंगा मिलेगा, घर में हर वक्त ये चीजें पड़ी होती हैं, घर से उठाएं और ले जाएं। सर्फ रख के लेके जाएं, सर्फ भी मिल जाएगा, अगेन महंगा होगा, कोई फायदा नहीं, घर से सर्फ ले जाएं। आयरन यानी इस्त्री करने के लिए कपड़े इस्त्री ले जाएं, एक लाइट वेट इस्त्री। इलेक्ट्रिक केटल ले जाएं अगर आप चाय के शौकीन हैं, अगर आप चाय नहीं पीते फिर तो मुबारक हो, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाय के शौकीन हैं तो याद रखें वहां एक कप चाय 3 रियाल का मिलता है, ठीक है, 3 8 21, 210 रुपए का एक कप चाय आप पियेंगे तो ज्यादती नहीं होगी। मतलब आप खुद सोचें ना, कितना दुख होगा। अभी हम कोयटा पे जाते हैं तो कितने रुपए का चाय का कप मिल जाता है इजीली, सही है। तो आप मतलब, और हमने तो वहां तो नहीं थकावट होती है कि बार बार बंदा चाय पीता है, 3 टाइम तो जरूर ही पीता है, सही हो गया। तो आप इलेक्ट्रिक केटल ले जाएं अपने साथ, और आप साथ में पत्ती
ये टी बैग्स, अगर आप टी बैग्स पसंद करते हैं टी बैग्स ले जाएं, टी बैग्स में बना लें। दूध बस वहां से ले लीजिएगा, शुगर वगैरह रख लें, या अगर आप खुश्क दूध की चाय पी सकते हैं तो वो फिर ले जाएं एवरीडे। अगर आप खुश्क दूध की नहीं पीते तो आप फिर वहां पे दूध मिल जाता है, दूध वहां से फ्रेश खरीद लें। लेकिन चीनी ले जाएं, टी बैग्स ले जाएं। टी बैग से फायदा होगा कि आपको पत्ती स्ट्रेन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पत्ती लेके खुली जा रहे हैं तो फिर साथ में स्ट्रेनर, यानी जिसे छानना बोलते हैं, वो भी लेके जाएं, ठीक है, पोनी जिसे बोलते हैं, वो सब लेकर जाएं। चीजें लवाजमात अपने पूरे फिर सामान के फिर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर लेके जा रहे हैं तो डिश वॉशिंग सोप रखें। अगर आप चाहते हैं, एक ऑप्शन ये भी, आप डिस्पोजेबल कप्स लेके चले जाएं। डिस्पोजेबल में पिया फेंका और खत्म कहानी, धोने के उससे बच जाएंगे। मगर ले जरूर जाएं, ठीक है, ये चीजें आप ले जाएं, आपको फायदा ही देंगी। क्या हुआ, ना इस्तेमाल हुई तो वापस आ जाएंगी, कुछ नहीं होता। प्लेट, मग, नाइफ, एक छुरी रख लें। कभी फल काटने को दिल करता है तो फल लेके तो आपका छुरी पड़ी हो आपके पास, प्लेट्स हो, एक हर बंदा एक एक प्लेट भी ले जाए, एक मग अपना ले जाए, बस इतना काफी होता है। इतना ज्यादा सामान डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बोल्ड ब्लैक मार्कर, ये बहुत जरूरी चीज है। मार्कर जो है ना, आपको एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ेगा वापसी पे, जब आपने अपनी खजूरें लिख रखी होंगी उनके ऊपर भी आपने अपने डब्बे के ऊपर अपना नाम, अपनी हर चीज लिखनी होगी, इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज सबके एक जैसे डब्बे होते हैं तो मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जब जमजम आप लेंगे एयरपोर्ट से, तो वो व्हाइट कलर का बॉक्स पूरा होता है, वो अब जमजम जो है वो एयरपोर्ट से ही मिलता है, ठीक है। एयरपोर्ट से आप एक पासपोर्ट पे एक जमजम की बड़ी 5 लीटर की बोतल इशू होती है, वो ही खरीदेगा, और वो आपको 12.5 रियाल की मिलती है। और वो आपको वहां पे एयरपोर्ट से खरीदते ही आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा अपना नाम वगैरह, वरना कैसे पता चलेगा। सब जमजम की बॉटल्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सा एक मार्कर जो है ना, बोल्ड वाला, वो अपने सामान में रख लें। पेपर टेप रखें कि किसी भी सामान में, खजूर में या किसी भी चीज में आपको एक्स्ट्रा बैग के ऊपर लिखना पड़ता है तो पेपर टेप पे प्रोमिनेंट हो जाता है जरा लिख के, ठीक है। ये काम कर लें। पैकिंग टेप रखें, इसलिए कि अगेन अगर आपको खजूरों का डब्बा या कुछ पैक करना पड़ रहा है, क्योंकि खजूरें जब आप लेंगे ना तो वो आपको एक कार्टन में देंगे, ये जाहिर है अगर आप ज्यादा खरीदते हैं। अब बंदा आता है वहां से तो जाहिर है मदीने की खजूर तो खरीद के लाता ही है। एक टिप और, कि खजूर मदीने से ही खरीदेगा, प्रॉपर खजूर की मार्केट बनी हुई है, वहां से आपको सस्ती और अच्छी खजूर मिलेगी थोक के हिसाब से। वो ले लीजिएगा और वो आपको कार्टन में डाल देंगे, ठीक है। तो जब कार्टन में डाल के देंगे तो जाहिर है उसको पैक तो करना पड़ेगा ना आपको, उसके ऊपर नाम भी लिखना पड़ेगा, तो पैकिंग टेप जरूर रख के लेके जाइएगा। छोटे छोटे लॉक्स, ताले जरूर खरीद के लेके जाएं। चाबियां उनकी साथ होनी चाहिए। यहाँ से जब सामान लेके चलें तो बैग्स को अच्छी तरीके से लॉक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके, और वहां पे भी जब भी आप कमरा छोड़ें तो आप अपने बैग को लॉक करें और चाबी अपने क्रॉस बॉडी बैग में रखें। अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम होगा कि चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर वक्त अपने क्रॉस बॉडी बैग के अंदर आपके हर वक्त कैश नहीं ढेर सारा होना चाहिए, क्योंकि हरम में भी चोरी हो सकता है या आपसे गिर सकता है। तो कुछ जो आप कैश अपने बैग में रखा होगा तो कम से कम वो कैश वाला बैग लॉक होना चाहिए और चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। ताले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल के शौकीन हैं और आपसे नहीं रहा जाता कि हर वक्त आपको मोबाइल चाहिए, और स्पेशली हज के 5 दिनों में आपको ज़ाहिर चार्जिंग करने की इतनी जगह नहीं मिलेगी, तो आप फिर पावर बैंक रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, जिनके अंदर आप, जिसे आप फुली चार्ज रखें और हज के दिनों में इस्तेमाल कर लें। बट देखें, हम जब अब के दौर से पहले के लोग भी जाते थे हज पे और हर वक्त नहीं उनके पास मोबाइल फैसिलिटी होती थी। मेरा मशवरा आपको यही है कि मोबाइल का बिला जरूरत इस्तेमाल वहां ना करें, स्पेशली हज के 5 दिनों में जब आप मैदान में होंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अच्छा, आपके पास जब पावर बैंक नहीं होगा ना, खुद जानबूझ के ना रखें उस दिन सामान में। तो जब नहीं होगा ना, आप फुली बस बैटरी चार्ज हुई होगी तो आपको पता होगा मेरी बैटरी कम है, तो आप जरा संभल के इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप मीना में खेमे में बैठे हैं, एम ही स्क्रॉल कर करके फेसबुक देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्या जरूरत है आपको करने की, ठीक है। आप जरूरत की चीज करें। मोबाइल को सिर्फ इसलिए रखें कि अगर आपको एक दूसरे से राब्ता करना है अपने पार्टनर से, तो फिर आप उसको तब इस्तेमाल करें। और उन 5 दिनों में बहुत जरूरत नहीं है हर वक्त घरों में कॉलिंग करने की, ठीक है। आपका फोकस हट जाता है। आपका पूरा का पूरा उन 5 दिनों को फोकस आपका अल्लाह ताला के सामने हाजिरी होना चाहिए। अपने आप को वक्फ कर दें अल्लाह ताला के लिए। आप गए ही इसीलिए हैं, ये दुनिया के काम तो चलते रहेंगे ना, इनको क्या है। आप बस इतना है जरूर कि आप रोज एक इत्तला का मैसेज पाकिस्तान में अपने घर वालों को कर दिया करें व्हाट्सएप पे, और उनको भी बता के जाए कि इन 5 दिनों में आप बिला वजह की कॉलिंग नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान में भी आपके रिश्तेदार बैठे हैं उन्हें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो गए हुए हैं ना, उनको हज के दिनों में मत तंग करें। मेरी देवरानी पिछले साल गई थी, मैंने हज के 5 दिन छेड़ा भी नहीं, मुझे पता था वो इस वक्त मसरूफ होगी। जब वो हज कर आए, मतलब वहां से जब 5 दिनों से उसके खत्म हो गए, फिर उसके 1-2 दिन ठहर के मैंने उसको कॉल की। आप बिला वजह मत तंग करें, मत अपने फोनों को हर वक्त कानों से लगाए रखें या अपनी आंखों के सामने रखें। आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, दुआएं मांगे, ठीक है। फोन वक्त का ज़िया है, कम से कम उन 5 दिनों में इसको साइड पे रखते हैं, ठीक है।
और मजीद बैटरी बचाने के भी तरीके होते हैं। आप सिर्फ कॉल ऑपरेशंस लें, आप बाकी उसका इंटरनेट मोबाइल का जो है ऑफ कर दें, ताकि आपकी बैटरी बिला वजह की वो यूटिलाइज ना हो रही हो, ठीक है ना। बहरहाल आपने वैसे चार्जर तो रखना ही है अपने सामान में। इसके अलावा आपने क्या रखना है, आपने इसके अलावा एक्सटेंशन एक रखनी है, या फिर 3 टू पिन कन्वर्टर, क्योंकि वहां पे जो स्विचेस होते हैं वो सारे 3 पिन होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर स्विचेस बनते हैं 2 पिन। हर चीज 2 पिन होती है ना, इस्त्री भी आपकी 2 पिन है, फिर आपका बैटरी का जो चार्जर है वो भी नॉर्मली 2 पिन होता है। तो आप जो है ऐसे एक दो अपने पास रख लें 3 टू 2 पिन कन्वर्टर, जो 3 से 2 में कन्वर्ट हो रहे हो, ताकि आप वहां प्लग करके अपनी चीज चार्ज कर सकें। अदरवाइज ये चार्जर्स भी वहाँ, कन्वर्टर्स भी ठीक ठाक महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बिला वजह के अपने 10-20 रियाल जो है वो 1000 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर से आप 3 टू 2 पिन कन्वर्टर या एक एक्सटेंशन उठाकर ले जाएं। अच्छा, इसके अलावा हाँ, मेडिसिन में आपको क्या रखना है। मेडिसिन में देखें, आप ये लिस्ट अपने पास बना लें। पेन या फीवर के लिए पैनाडोल या ब्रूफिन जो आपको सूट करती है रख लें, बेशक दोनों का एक एक पता रख लें, एटलीस्ट ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्योंकि अगेन वहां पे मिल तो जाएगी आपको, लेकिन ये फिर बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, ठीक है। मैं आपको रेट बता देती हूँ, यहाँ दुबई में जो रेट है मेरा ख्याल है वही उधर भी चलता होगा। ब्रूफिन का एक डब्बी अगर हम यहाँ लें ना, तो हमें पड़ती है तकरीबन 32.5 दिरहम की, ठीक है। और दिरहम और रियाल सेम है, तो बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। आप बेहतर नहीं है एक डब्बी पूरी पाकिस्तान से खरीद के ले जाएं, ठीक है। तो ब्रूफिन ले जाएं, पैनाडोल ले जाएं। गले की इन्फेक्शंस वहाँ बहुत ज्यादा होती हैं, और आपको एंटीबायोटिक कभी भी आपको फार्मेसी वाले ऐसे वहां नहीं देंगे जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो, ठीक है, मना होती है ये बात। इसीलिए आप पाकिस्तान से एंटीबायोटिक, जो आपका जब भी गला खराब होता है और आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, सबको अपनी अपनी पता होती है हमें कौन सी सूट करती है, वो वाली आप 1 से 2 जो है वो रख के ले जाएं। क्योंकि अगर आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं फिर तो लाजमी 2 दफा ले, 2 रख लें एहतियातन, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम भी अटैक हो सकता है और फिर वहां बड़ी मुसीबत बन जाती है। बेहतर एंटीबायोटिक का कोर्स फिर स्टार्ट कर लें, उसमें कोई भी हो सकती है। अगर आपको एजोमैक्स सूट करती है, ऑगमेंटन सूट करती है, या फिर आपको वो जो रिथ्रोमाइसिन होती है, वो जो भी आपको सूट करती है, ठीक है, कोई भी इस तरह की आप रख सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी के लिए, यानी छींकें आना शुरू हो जाएं बहुत ज्यादा, तो आप जो है वो, या गला एकदम से हल्का हल्का पकने लगता है, तो एंटी एलर्जी रख लें। उसमें टीडे हो सकती है, जर्टिक हो सकती है, सॉफ्टन हो सकती है, अगेन जो आपको सूट करती है। बैक और मसल पेन ये बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली औरतों में तो बहुत ही ज्यादा होता है, और स्पेशली पहले दिन बहुत होता है जब आप सफर करके जाते हैं। अगर तो आप मदीना डायरेक्ट फ्लाइट पर जा रहे हैं फिर इतना टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं ना डायरेक्ट जद्दा, उस दिन आपको बहुत चांसेस होते हैं बैक पेन उठने के। उसकी वजह होती है कि ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आपने बहुत इंतजार किया होता है। हज फ्लाइटों में एयरपोर्ट पे बहुत इंतजार कराते हैं, ये नॉर्मल एयरपोर्ट की तरह नहीं काम हो रहा होता कि अगर आप नॉर्मल की फ्लाइट पे गए हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, नहीं, बहुत वेट कराते हैं। तो आपको ऑलरेडी जो है वो एयरपोर्ट पे आप बैठे रहे, उसके बाद आप जो है जहाज में बैठे रहे, जहाज से उतरे, वहां आपको एयरपोर्ट पे बहुत घंटे इंतजार समटाइम्स करना पड़ जाता है। फिर वहां से आपको बसों में बिठाते हैं, बसों में इतनी इतनी देर लगा देते हैं, तो आपका पूरा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। और फिर आप आ जाते हैं आगे उम्रे के लिए। तो अमूमन मक्का अगर आपकी डायरेक्ट जद्दा फ्लाइट जा रही है ना, फिर तो आपको बैक पेन होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो बैक और मसल पेन वैसे भी जब आप पहले दिन इतना चलेंगे, कोई भी इंसान रूटीन में इतना चल नहीं रहा होता, इस वजह से जब आप पहले दिन उम्रा करेंगे ना, या पहले दिन बहुत ज्यादा चलेंगे, तो आपको लाजमी मसल में पेन उठेंगे, आपकी टांगों में वो जिसे कहते हैं ना खलियां पड़ जाएंगी, खिंचाव सा महसूस होगा, कमर दुख रही होगी। तो आप जो है इसलिए मसल रिलीवर जरूर रखें। इसमें न्यूब्रॉल फोर्ट हो सकती है, डिक्लोरॉन, जो आपको सूट करती है इस किस्म की कोई मेडिसिन रख लें। लूज मोशन, इसके लिए आप फ्लेजिल रखें पास, या फिर ओ, और साथ में ORS के साशेस भी रख लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कमी वहां महसूस ना हो। इसके अलावा नोजिया, अगर उल्टी वाली फीलिंग हो रही है तो मोटिलियम वगैरह अपने पास रखें। पोलीफैक्स, अगेन माइनर कट्स के लिए पोलीफैक्स होनी चाहिए आपके पास। बैंडेज रख लें 1-2 खरीद के, डिटॉल रख लें, अगर कोई जख्म आ जाता है, कुछ चोट लग जाती है, कोई कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है इंसान, जख्म आ सकता है, तो कम से कम आप थोड़ी बहुत बैंडेज तो अपनी कर लेना। सनी प्लास भी रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन सनी प्लास से उस तरह की बैंडेज तो नहीं होती। फिर रैश वगैरह के लिए वैसलीन क्रीम ऑयल जो भी आप है वो रख लें। फिर इसी तरह पर्मोलिट एन, ये वो दवाई है जो पीरियड्स रोकने की दवाई होती है, बट ये आप लेने से पहले, आपको पाकिस्तान में कोई नहीं रोकेगा, आराम से दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी, बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी औरत जो है वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसको इस्तेमाल ना करे। एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। स्पेशली वो औरतें जो थोड़ी सी ऐसी एज में हैं, जो 40+ में हैं, जिनका वो टाइम चल रहा है कि जब आप
पीरियड्स जाने वाले होते हैं या इस किस्म का कोई फेज चल रहा है ना, तो वो फिर ऐसी कोई दवाई जो है बगैर डॉक्टर के मशवरे के मत लें। ठीक है, ये खौफनाक काम भी हो सकता है, बाद में प्रॉब्लम भी बन सकती है। वैसे तो ये सेफ होती है, बट स्टिल आई थिंक ये चीज डॉक्टर से जरूर एक दफा कंसल्ट करके अपने पास रख लें। ठीक है, तो ये टैबलेट भी आपने रखनी है। और बिला वजह नहीं इसको खाना के पहले दिन से खाना शुरू कर दिया है, बस जरूरत के दिनों में खाएं, और बस जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि वैसे तो हज भी उसमें हो जाता है, बट फिर भी इंसान को उलझन हो रही होती है कि अच्छा मैं अब आई हुई हूँ इतने दूर से। लेकिन ये नहीं है कि आप बीच में अगर 40 दिन के लिए जा रहे हैं, अभी हज जो है वो 30 दिन के बाद है, और आप बीच में पहले ही खाना शुरू कर दें, 40 दिन खाते ही रहें खाते ही रहें, इस तरह नहीं करना। और फिर एनी रेगुलर मेडिसिन जो आप लेते हैं, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, कोई भी आप मेडिसिन जो रेगुलर भी लेते हैं वो तो आप रखें ही रखें। ठीक है, ये जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज मेरे जहन में और आ रही थी, स्किन का वहां पे ना जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप की बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आपके चेहरे पे पड़ती है। ठीक है, तो आपको सनबर्न होने का चांस होता है। तो आप अपने पास कोई अच्छा सा वो लेके रख लें, जो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, मेरे जहन में लफ्ज नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप अपने ऊपर लगा ले, लोशन वगैरह। ठीक है, तो वो आपको सनस्क्रीन लोशन जो होता है वो आप रख लें अपने पास। और अगर आप लगाने के आदी हैं, तो अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो फिर बस जाने दें, वापस आके कुछ दिन लगेंगे, 1-2 हफ्ते आप सही हो जाएंगे। बट ये कि होता है वहाँ स्किन डार्क हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बट फिर वो फिक्र नहीं करें। लेकिन अगर आपको सूट करता है कोई सनस्क्रीन, आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जरूर खरीद के रख लें। मगर हज के 5 दिनों में कोशिश कीजिएगा, स्पेशली आराम वाले 3 दिनों में मत लगाएं, क्योंकि उनमें भी खुशबू होती है। ठीक है, तो उन तो 3 दिनों में जरा कॉस्मेटिक और चीजों का इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा एक चीज और होती है, सन ग्लासेस। वो भी आप रख सकते हैं अपने लिए। वो इसलिए काम आती है कि आपकी आंखों को बचाती है डायरेक्ट सनलाइट से। बट मैंने कभी भी नहीं रखी, उसकी वजह यह है कि मुझसे पहनी ही नहीं जाती सन ग्लासेस। ठीक है, तो अगर आप लोग पहन सकते हैं तो रख लें एक जोड़ा सन ग्लासेस का, आपको फायदा ही होगा। लेकिन अगर आप नहीं पहनते मेरी तरह, तो फिर आप रहने दें। ठीक है, मुझे नहीं सूट करती, मुझसे नहीं मतलब लगाई जाती सन ग्लासेस। तो ये थी। अच्छा, आपको जरा सा मैं ना आपको कॉस्ट एस्टिमेट बता दूं। ठीक है, एक रियाल आपको पता 75 to 80 PKR में है। प्लीज अभी रियाल लेके रख लें, जूं जूं हज करीब आएगा रियाल की कीमत महंगी कर देंगे पाकिस्तान में, पता ही है आपको हर चीज। ठीक है ना, हो सकता है अभी भी 80 कर दी भी हो। अभी पिछले दिनों 75 पॉइंट कुछ चल रहा था, बट हो सकता है अभी 80 कर दिया हो। तो आप जितनी जल्दी लेना है लेके रख लें, अभी कन्वर्ट करा के करेंसी, बाद का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, मैं आपको अंदाजा रफ एस्टिमेट दे देती हूँ। खजूरें जो मिलती हैं ना पर केजी, आपको मदीना में अगर आप वहां जाएं और प्रॉपर थोक मार्केट से लें तो अच्छी खजूर, क्योंकि खजूर की मदीना में बहुत वैरायटी है, बहुत ज्यादा। आपको 15 रियाल वाली खजूर भी मिलेगी, और सारी टेस्टी होती हैं, ये नहीं कि कोई कम होती है। और आपको 50 रियाल वाली भी मिल रही होगी। ठीक है, ये मबरूम अगर आप लेने निकले तो 55-60 पे भी मिल रही होगी। जो अजवा खजूर है वो 45 to 55 के बीच रेट चल रहा होता है। ठीक है, तो आप जाहिर है सारी एक तरह की खजूर ना लें, कुछ अच्छी ले लें, कुछ जरा नॉर्मल ले लें, थोड़े कम रेट वाली ले लें, मिक्स करा के, यानी कुछ 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 केजी वो ले ली, कुछ केजी वो ले ली, और आप इस तरीके से मिक्सचर बना के वो आप पाकिस्तान लेकर आए। ठीक है, तो ये आपको रफ एस्टिमेट मैं दे रही हूँ कि जो बेहतरीन खजूर है ना वो 15 से 50 के बीच में वैरायटी है मुख्तलिफ जो मिलती है। फिर जमजम वाटर, ये आपको आपको एयरपोर्ट से लेना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, ये 12.5 सऊदी रियाल का एक बॉटल होता है जो वहां से लेना है। अच्छा, यहाँ पे लोग ये करते हैं कि बहुत सारी बोतलें भर के अपने बैग में ठूंसने के मशवरे भी आपको देंगे। तो देखिए, छोटी मोटी जरूर रख लीजिएगा, बट अब वो सख्ती करते हैं, अब वो ना बैग्स चेक करते हैं, और फिर बिला वजह आपसे एयरपोर्ट पे आपको जलील करें, आपसे सामान खींचें और उसमें से बोतलें निकालें, तो फिर वो अजीब सा वो हो जाएगा ना प्रॉब्लम। तो क्या जरूरत है। ठीक है, आप बस जितना दे रहे हैं वो ले आए, इतना आपको देंगे। बाकी आप छोटी छोटी 2-4 बॉटल्स ना, हर बॉटल एक एक अपने बैग में डाल दी, एक एक जगह कहीं कपड़ों में इधर उधर करके थोड़ी बहुत डाल दी। बहुत बड़ी बड़ी भर के किसी के मशवरे पे चलने की जरूरत नहीं है। वो पानी लेके फेंक देते हैं, वो ऐसे हैं कि उनको ये भी दुख नहीं होता कि जमजम फेंक रहे हैं, वो प्रॉपर फेंक देते हैं, वो इतने वो हुए होते हैं अजीब से। ठीक है, तो ये आपको बॉटल वहां एयरपोर्ट पे एक पासपोर्ट पे एक बॉटल इशू होती है, ये आपको वहां से खरीदनी पड़ेगी। हलक या कसर जो होता है वो 10 से 15 रियाल में होता है। अभी तो रेट उम्रे पे 10 चल रहा था, पता नहीं होता हज पे मान बढ़ा दें या कुछ कर दें, बट 10 से 15 मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर कोई भी नहीं जाता। हलक कसर कराने के ये रेट होता है। और जाहिर है मर्दों ने कम से कम 2 दफा तो कराएंगे, एक दफा उम्रे पे और एक दफा हज पे। ठीक है, तो ये भी आपके जहन में कॉस्ट होनी चाहिए। कुर्बानी, अब मुझे नहीं पता, कुछ की शायद पैकेजेस में कुर्बानी इंक्लूडेड है और कुछ के वहां जाके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो मेरा रफ एस्टिमेट है वो 450 to 550 सऊदी रियाल है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, कम से कम एक की कुर्बानी के लिए इतने जरूर पैसे रखें अपने पास।
और दम या फिदिया अगर देना पड़ता है आपको, तो अगर दम देना पड़ता है तो वो भी ज़ाहिर है कुर्बानी की तरह बकरा ही लेना पड़ता है, वो उसकी तो वही कॉस्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको फिदिया देना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, तो वो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मगर अब ये नहीं ना पता आपसे कितनी चीज़ें वायलेट हो जाती हैं या आपको कितनी दफ़ा देना पड़ जाता है। तो इसीलिए एहतियातन आप ये जहन में रखें कि दम वाला ही एस्टिमेट लगा के कि कम से कम 400 से 550 रियाल आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है गलती से। बाकी मिसलेनियस खर्चे किस तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको कहीं टैक्सी लेनी पड़ गई, कहीं आपको जाना पड़ रहा था अचानक से, खाना वैसे तो हज में खाना कवर होता है, बट स्टिल कभी आपको कुछ और दिल कर रहा होता है खाने को, या कभी आप निकले हैं और आपको आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, कभी आप जो है वो 3 टाइम के मील के अलावा भी भूख लग जाती है आप, या फिर उम्रा करके निकले हैं अभी, आपको पहुंचते पहुंचते वहां टाइम लगेगा, या ऐसे ऑड टाइम पे आपने उम्रा किया जिस टाइम अभी तहज्जुद का वक्त चल रहा था, उस टाइम तो आपको कोई नहीं नाश्ता देगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको खाना पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है लेके। तो मिसलेनियस खर्चे भी वहां हो जाते हैं, या आपकी कोई चीज गिर गई, गुम गई, कुछ खराब हो गई, आपको खरीदनी पड़ गई, तो ये भी खर्चे हो जाते हैं। अंदाजा मैं अगर लगाऊं कि डेट, अगर आप खजूरों के लिए लें जी, अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी बहुत ही अच्छी 50 रियाल वाली खजूर लेने लगे हैं आप लोग, और 10 kg भी लेते हैं आप, तो 500 की तो वो पड़ जाएगी, ठीक है, तो 500 एहतियातन आप खजूरों के लिए रखें। फिर इसके अलावा कुर्बानी के लिए 500 तकरीबन रखें, दम फिदिया के लिए कम से कम 500 रखें, वैसे अपनी मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो 500 रखें। तो कम से कम मेरे हिसाब से एक बंदे को 2000 रियाल तो कम से कम पर पर्सन रखने चाहिए एक्स्ट्रा के तौर पे। देखिए जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो, अगर वापस आ गए तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी करेंसी कन्वर्ट होके वापस मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, नुकसान नहीं होगा। बट वहां जाके खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और परेशानी हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप किससे पैसे मांगेंगे, कोई पैसे थोड़ी देगा आपको। तो ये 2000 में मिनिमम बता रही हूँ, अगर आपको खुद पता है कि आपका केस इस तरह का है कि जिसके अंदर आपको चीजें लेनी पड़ेंगी वहां पे, या फैसिलिटी टैक्सी और चीजों की बार बार अवेल करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसे केस में तो आप मजीद पैसे रख के लेके जाएं, 3000 रख लें, 4000 रख लें, बट कम अज कम मेरा ख्याल है कि 2000 रियाल हर बंदे के होने चाहिए पर पर्सन। वैसे मैं आपको थोड़ी सी पर मील कॉस्ट बता देती हूँ, वहां पे आजकल एक टाइम का एक बंदे का खाना 20 से 30 में पड़ता है, इंक्लूडिंग चाय, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका जो शवारमे की कॉस्ट है वो आपकी तकरीबन 12 से लेकर, यानी 15 से लेकर 25 तक का डिफरेंट रेट पे शवारमा मिल रहा होता है। अगर आप चिकन या मटन खाना पसंद करते हैं, एक सालन मिलता है आपको 25 का, चिकन मटन की सेम प्राइस है 25 का एक प्लेट, लेकिन वो एक प्लेट उनका 2 लोगों के लिए इनफ होता है, ठीक है, और उसमें रोटियां इंक्लूडेड होती हैं, 3 रोटियां। तो आप अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल भी डिपेंड करता है आपके, आप बिरयानी पुलाव ले रहे हैं या आप सादे चावल ले रहे हैं, तो सादे चावल ले रहे हैं फिर तो 12-15 के मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बिरयानी ले रहे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर 25 की मिलेगी। फिर इसी तरह आपकी जो दाल सब्जी है, दाल जो है, दाल और सब्जी उसका रेट 10 से लेकर 15 के बीच वेरी करता है कि कौन सी दाल ले रहे हैं, कौन सी सब्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मिला के पर मील आपकी कॉस्ट, चाय वगैरह 3 रियाल की डाल दें, तो पर मील आप जहन में रखें कि एक बंदे की कॉस्ट 20 से 30 है। वैसे तो खाना अगेन मैं बता रही हूँ हज पे मिल जाता है आपको, बट फिर भी कभी आपका दिल कर रहा होता है कि मैं जरा बाहर निकल के नाश्ता डिफरेंट कर लूँ, या मुझे भूख लग गई है, क्योंकि वहां इतना चलना है, आप थकेंगे, बार बार भूख लगेगी, तो आपके जहन में होना चाहिए कि भाई खाना भी अब महंगा हो गया है। वहां पे पहले बहुत सस्ता खाना था, ये इनकी गवर्नमेंट ने आकर 15-15% टैक्स लगा लगा के मत मार दिया सारों की, और हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम हो गया कि रियाल भी महंगा हो गया। अबाया की कॉस्ट इसलिए मैं बता रही हूँ, खवातीन है जा रही हैं तो यकीनन अबाया लेना पसंद करेंगी। वैसे मदीना में उम्रे के दिनों में मैं जब गई थी तो गेट नंबर 17 से जब बाहर आए तो पीछे की तरफ चलते जाएं तो शुरू में ही एक शॉप थी और उसके अंदर अच्छे अबाए लगे हुए थे, अच्छे अबाए, यानी 60 से उनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी, बट आई एम श्योर के हज वाले दिनों में वो 60 पे कभी भी कोई अबाया नहीं देंगे, ठीक है। तो कम से कम 100 का तो अबाया आपको नॉर्मल सा मिलेगा। तो बेहतर है बहनों, पाकिस्तान आके पाया बनवा लेना अच्छा सा क्योंकि बजाय 8000 का अगर आप 100 का भी लगा लें, 8000 में अगर सादा सा वहां से अबाया लाते हैं तो उससे बेहतर है 8000 में पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत अबाया आप सिलवा सकते हैं बाकी आपकी अपनी मर्जी है। कुरान की कॉस्ट ये मैं क्यों बता रही हूँ, वहां से कुरान लें, अच्छा यहाँ से कुरान लेके अपने पढ़ने के लिए जाना है तो जरूर चले जाएं, लेकिन कुरान बेहतर है वहां से लें और सदका कर दें। हम जब भी जाते हैं ये काम जरूर करते हैं, हम एक कुरान वहां से खरीद कर मस्जिद नबी में रखाते हैं, एक कुरान खरीद कर मक्का की हरम में रखाते हैं, इसलिए कि जब कभी जिंदगी में जो भी जाएगा वो पढ़ेगा, उसको जो भी तिलावत करेगा उसका सवाब हमें पहुंचेगा। तो ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब जब मैं जिस सफर पे भी गई
उम्रे के हज पे, तो ये काम हमने किया है। तो वहां से मैं कुरान की आपको कॉस्ट बता रही हूँ। वहां से मैं क्यों लेने को कह रही हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का कुरान वहां से मिलेगा। वहां पे आपको हरम के अंदर अपनी मर्जी का कुरान नहीं रखने देंगे। अगर आप पाकिस्तान से छपा हुआ कोई कुरान ले जाएंगे तो वो वहां से हटा देंगे, ठीक है। उनके अपने स्टैंडर्ड कुरान होते हैं साइजेस के, तो वो आपको वहाँ हरम के करीब हर शॉप से मिल रहे होते हैं। आप वहाँ पूछे उनसे रेट, आपको 25 में मिल जाएगा, 30 में भी कुछ देते हैं, वो डिफरेंट डायलेक्ट का होता है, ठीक है। लेकिन आप वो 25 वाला ले लें, वो ग्रीन कलर की उसके ऊपर कवर होगा या ब्लू होगा, और उसके ऊपर एक और काम करना है कि वो उनके पास स्टैंप पड़ी होती है वक्फ लिल हरमैन, वो लगवा दें उसके ऊपर, ठीक है, कि हरमैन के लिए वक्फ है। वो लगवा के आप रख दें। ये ऑप्शनल है, ये कोई फर्ज नहीं है रखना, लेकिन ये एक अच्छी टिप है, हमेशा के लिए, सारी जिंदगी के लिए, रहती उम्र तक के लिए। आप नहीं भी इस दुनिया में होंगे तो हरम तो आबाद रहेगा ना इंशाल्लाह। तो क्या पता किसके हाथ में कब कौन सा कुरान आ जाए और वहां बैठ के तिलावत कर ले, तो आपको सवाब पहुंच जाए, ठीक है। तो ये काम मैं क्योंकि करती होती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं। ये आप 50 रियाल रख के ले जाएं, इस नियत से कि एक हमने मदीना में रखना है कुरान और एक मक्का में रखना है। टैक्सी की कॉस्ट जो है वो आम दिनों में कहीं से कहीं जाना है, हरम के करीब आप कहीं रह रहे हैं, दूर जरा थक गए हैं, जाना पड़ रहा है, तो 30 से 100 में आपका डिफरेंट बेस्ड ऑन डिस्टेंस आपका होगा। लेकिन वहाँ के टैक्सी वाले भी पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तानी हैं और बंगाली हैं, तो यहाँ की तरह ही वो हरकतें करते हैं। तो हज के दिनों में मजबूरियों से नाजायज फायदे उठाते हुए यही कॉस्ट वो 300 से 500 पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्योंकि जा ही हज के दिनों में रहे हैं, कोई पता नहीं आपको, स्पेशली वो हज के 5 दिन, उन दिनों में तो बहुत तंग करते हैं। तो आपको नहीं पता आपको कौन मिल जाए आगे और कितना रेट लगा ले, ठीक है, तो वो फिर नहीं सुनते। तो ये था जनाब आपके लिए, जितना मैं समझती थी कि ये चीजें जो मेरे जहन में आई मैंने लिख दी। अब भी कोई सवाल किसी के जहन में है तो मुझे बताए। अल्लाह हम सबको, सुनने वालों को, और जो लोग नहीं भी सुन पाए उन सबको भी, अल्लाह सब मुसलमानों को एक दफा जिंदगी में जरूर हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन।